नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डरेल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। कांग्रेस ने नालागढ़ से बाबा हरदीप और हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पिंदर को टिकट दिया है। देरा में सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का नाम आने से टिकट का फैसला देरा में लटक गया है। इस सीट से डॉक्टर अजय शर्मा और नरदेव कंवर भी टिकट के प्रबल दावेदार बने हुए थे, लेकिन जीत की क्षमता के आधार पर सीएम की धर्मपत्नी का नाम अब सबसे ऊपर आ गया है। केंद्रीय हाईकमान भी कमलेश ठाकुर को टिकट देने के हक में है। हालांकि अब कांग्रेस ने यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर छोड़ दिया है, यानी देरा में टिकट क्या वाकई सीएम सुक्खू की पत्नी को मिलेगा, इस पर अंतिम निर्णय खुद मुख्यमंत्री लेंगे। नालागढ़ में बाबा हरदीप पिछली बार केएल ठाकुर से 13,000 से ज्यादा मतों से हारे थे। नालागढ़ विधानसभा देखा जाए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केएल ठाकुर थे, जिन्हें 25,630 वोट पड़े थे, जबकि कांग्रेस के लखविंदर सिंह राणा को 25,872 वोट मिले थे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बाबा हरदीप को 13,095 वोट मिले थे। यानी कि 17 में जब बाबा हरदीप को टिकट नहीं मिला था, उन्होंने चुनावी रण में बतौर निर्दलीय ताल ठोक दी थी और 13,000 से ज्यादा वोट ले गए थे। लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस के लखविंदर सिंह राणा 1,242 मतों से विजय घोषित हुए थे। और 2022 देखिए, यानी 5 साल के बाद जब नालागढ़ में चुनाव होता है, पिछले विधानसभा के आम चुनावों की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायक लखविंदर सिंह राणा को टिकट देती है और लखविंदर सिंह राणा भाजपा से चुनाव लड़ते हुए 17,273 वोट हासिल करते हैं, जबकि कांग्रेस ने हरदीप बाबा को टिकट दिया और वह पहले निर्दलीय 13,000 लेते हैं और 2022 के चुनावों में 20,163 वोट हासिल कर लेते हैं। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे केएल ठाकुर 33,427 वोट लेकर नया कीर्तिमान स्थापित करते हैं और वह पिछले चुनाव में 13,264 मतों से विजयी घोषित होते हैं। एक बड़ा अंतर था, लेकिन उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी यहां पर कांग्रेस के बाबा हरदीप को 13,264 मतों से हराया। यही वजह कि कांग्रेस ने 1.5 साल बाद फिर बाबा हरदीप पर दांव खेला है। हमीरपुर सदर सीट पर भी डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दी है। पिछली बार डॉक्टर पुष्पिंदर 12,000 से ज्यादा मतों से हालांकि चुनाव हार गए थे, क्योंकि 2022 का परिदृश्य देखें तो पेशे से डॉक्टर पुष्पिंदर हमेशा लोगों की सेवा करते थे, लोगों के पब्लिक इश्यूज को हमेशा उजागर करते रहते थे। मेडिकल लाइन में भी उन्होंने काफी लोगों की सेवाएं की। इसी की बदौलत उन्हें 2022 में कांग्रेस का टिकट दिया गया और यहां से भारतीय जनता पार्टी के 2022 में नरेंद्र ठाकुर थे, जिन्हें 12,794 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा जो कि डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, मेडिकल ऑफिसर्स थे, रिजाइन देकर चुनाव लड़ रहे थे, 13,017 वोट हासिल किए। यानी कि कांग्रेस को यहां पर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट हासिल हुए। लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आशीष शर्मा को 25,916 मत हासिल हुए और आशीष शर्मा ने इस चुनाव में, पिछले चुनाव में जो 1.5 साल पहले चुनाव हुआ था, वहां पर कांग्रेस के पुष्पिंदर वर्मा को 12,899 मतों से हराया। यानी ये निकटम प्रतिद्वंदी। और खास सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही सीटों पर, चाहे नालागढ़ हो या फिर हमीरपुर सदर की सीट हो, दोनों ही सीटों पर निर्दलीयों से यहां पर कांग्रेस चुनाव हारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसलिए इन दोनों सीटों पर कुछ नहीं सोचा, कांग्रेस ने सीधा पुष्पिंदर वर्मा को टिकट दे दिया। हालांकि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी खासम खास सुनील बिट्टू यहां से टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन यहां पर टिकट दिया गया पुष्पिंदर वर्मा को। देहरा की बात की जाए तो यहां पर मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर अगर चुनावी रण में उतरती है, उन्हें टिकट मिलती है, तो ये जंग काफी रोचक हो जाएगी, क्योंकि कमलेश ठाकुर मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, व्यवहारिक कुशल हैं, शालीन हैं और आम जनता से घुल मिल जाने वाली जो अनूठी कला उनके बीच है, वह हमेशा उन्हें एक मास लीडर के तौर पर पेश करती है। अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नादौन से जीत भी देखी जाए, उसकी जीत में काफी अहम भूमिका हर बार कमलेश ठाकुर की रहती है। और यहाँ पर देर से मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका मायका
देरा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और देरा विधानसभा क्षेत्र 2017 की तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र अभी 20,292 मत हासिल करते हैं, कांग्रेस की विप्लव ठाकुर महज 8,289 वोट मिलते हैं, निर्दलीय होशियार सिंह को 24,206 वोट मिलते हैं और होशियार सिंह यहाँ 3,914 वोटों से भाजपा से जीत हासिल करते हैं। 2022 का जब चुनाव आता है 5 साल बाद, तो भाजपा धवाला को टिकट देती है, अरविंद रवि को ज्वालामुखी शिफ्ट करती है और धवाला यहां से 16,730 वोट हासिल करते हैं, जबकि कांग्रेस के डॉक्टर अजय शर्मा 19,120 वोट लेते हैं और निर्दलीय होशियार सिंह एक बार फिर 22,997 मत हासिल करके 3,877 वोटों से जीत जाते हैं। इसलिए अब देरा की ये जो रोचक जंग हो गई है कि वहां से लगातार 2 बार होशियार सिंह जीत कर आ रहे हैं, उससे पहले वहां से रविंद्र अभी चुनाव जीते। अब ये कांग्रेस के लिए काफ़ी जटिल हो गया। हालांकि डॉक्टर राजेश वहां लंबे समय से 1 दशक से जनता के बीच है, जनता का काम कर रहे हैं। नरदेव कमर को भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभालने के बाद उन्हें देरा के काम पर लगाया गया। देरा में लगातार पिछले 15 महीनों से नरदेव कमर जनता के बीच हैं, कई कार्यक्रम कर रहे हैं, मासिस से जुड़े हैं, लोगों के इशूज़ को सरकार तक ला रहे हैं, उनका समाधान कर रहे हैं। और ये सरकार पहले तय कर चुकी थी कि नरदेव कमर को टिकट देना, इसलिए उन्हें चेयरमैन भी बनाया गया। लेकिन डॉक्टर राजेश को कैसे इग्नोर किया जाए, जो 1 दशक से 10 साल से जनता के बीच है। अब डॉक्टर राजेश और नरदेव कमर की आपसी खींचतान या कहीं विभाजित ना हो जाए वोट, इसको सेटल कैसे किया जाए। हाईकमान और प्रदेश के तमाम दूसरे नेताओं के दिमाग में नाम आया मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का, जो कि देरा से ताल्लुक रखती हैं, जिनका मायका देरा में है और नदौन से सटा ये बिल्कुल इलाका, क्योंकि ज्वालामुखी के बाद नदौन विधानसभा सीट शुरू हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस का ये मानना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को अगर देरा से चुनाव लड़ाया जाता है तो कांग्रेस की ये सीट सेफ हो जाएगी। हालांकि क्या वाकई उन्हें टिकट मिल पाएगी या टिकट मिलने के बाद क्या परिणाम होंगे ये जनता तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का नाम वहां आया है, इसलिए टिकट का फैसला देरा का फिलहाल लटक गया है। कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी, इसमें महत्वपूर्ण एजेंडा कल आने वाले हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का उपचुनाव भी होने वाला है। इसलिए कल की कैबिनेट में कई बड़े पिटारे जनता के लिए खुलेंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा फैसला उसमें होगा हिमाचल प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों के शेड्यूल के बदलाव को लेकर, क्योंकि ये कसरत लंबे समय से चली है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से प्रपोजल को मिनिस्टर से अप्रूवल मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फाइल मेरे पास लाइए। अब तय हुआ कि कल कैबिनेट को अप्राइज करवाया जाएगा, क्योंकि मसला हिमाचल प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों का है। क्योंकि जो प्रपोजल भेजा गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसे मिनिस्ट्री लेवल पर अप्रूव कर दिया गया, उसके अनुसार हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक का समय 22 जून की बजाय 15 जुलाई से 21 अगस्त तक होगा। इसी तरह कुल्लू जिला में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 13 अगस्त तक होगी और शीतकालीन स्कूलों में मानसून ब्रेक 22 जुलाई से 27 जुलाई तक होगी। ये बदलाव पिछले साल के अनुभवों के आधार पर किया जा रहा है। पिछले साल जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों के स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था, खासकर चंबा, सिरमौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, इन तमाम स्कूलों को लंबे समय तक बंद रखना पड़ा था। इस कारण राज्य सरकार ने यह तय किया कि पुरानी व्यवस्था को एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा, क्योंकि हिमाचल में पहले भी 15 जुलाई से ये छुट्टियां होती थी, 38 दिन की छुट्टियां होती थी। इसलिए यह तय किया गया कि इसे एक बार फिर इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। और कल कैबिनेट की बैठक में अगर इस पर ठप्पा लगता है तो कल शाम या परसों तक इसकी नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। नंबर 2, कैबिनेट में पटवारी कानूनगों को स्टेट कार्डर का बनाए जाने का प्रस्ताव आ सकता है, क्योंकि ये फाइनेंस को भेजा गया है। फाइनेंस से अगर ये कल सुबह तुरंत अप्रूवल इसे दे दी जाती है, फिर इसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट सरकार के ध्यान लाएगा। सरकार जिस प्रकार से ये तय कर चुकी है कि हिमाचल प्रदेश के पटवारियों का स्टेट कार्डर बनाया जाएगा, अभी तक ये जिला कार्डर है। हालांकि चुनावी बेला है, अब देखना ये कि कल कैबिनेट इस पर सहमत होती है नहीं होती है, क्योंकि सरकार कल जो कैबिनेट के डिसीजन लेगी उस पर फूंक फूंक कर कदम रखेगी। कोई ऐसा फैसला ना हो जाए जो जनता के खिलाफ चला जाए, जिससे चुनावों में नुकसान हो जाए। लेकिन यहाँ पर एसएमसी टीचर्स का मामला भी आ रहा है, क्योंकि अध्यापकों को एसएमसी टीचर्स के रूल्स में यहाँ पर बदलाव होगा। 5% पदोन्नति 5% नियमित करने के लिए यहाँ पर प्रावधान किया जा रहा है। एलडीआर की परीक्षा के तहत इन्हें
रेगुलर करने का प्रावधान लाया जा रहा है। इसके लिए एसएमसी के रूल्स में थोड़ा बदलाव होगा। इसका एजेंडा कल कैबिनेट में आ सकता है। नंबर 4, हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए की अदायगी का फार्मूला भी आएगा कि उन्हें किस प्रकार से, क्योंकि पहली 3 महीने की किस्त महिलाओं को जारी कर दी है, लेकिन निकट भविष्य में पैसा कैसे होगा, क्योंकि हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार की स्थिति आमदनी 98 लेकिन खर्चा 10 रुपया वाली बन चुकी है। 50 पैसे कमा रहे हैं, 10 रुपये खर्चा है। ऐसे में अब ये वित्त विभाग के लिए काफ़ी टेंशन वाला मसला बन चुका कि महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये कैसे दे। कल कैबिनेट में एजेंडा आएगा, क्या हर महीने महिलाओं को 1500 दिया जाए, या 3 महीने में एक बार दिया जाए, या 4 महीने की किस्त फिक्स की जाए, या साल में 2 किस्तें 6-6 महीने की जाए, या साल में एक बार ही 12 महीने की किस्त दी जाए। इस पर भी कल कैबिनेट में मंथन होगा। नंबर 5, एनटीटी की भर्ती लंबे समय से, क्योंकि जब पिछली बार जयराम सरकार में गोविंद सिंह मंत्री थे, उसके बाद सुरेश भारद्वाज मंत्री बने, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में रोहित ठाकुर मंत्री बने, और इन तमाम मंत्रियों के कार्यकाल में कई बार कैबिनेट के एजेंडे में एनटीटी की भर्ती को लाया गया, लेकिन कैबिनेट का ठप्पा भी लगा, पॉलिसी भी बनी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में एनटीटी की भर्ती नहीं हो पाई। कल एक बार फिर एनटीटी का मामला लाया जा रहा है। इस बार देखना किया जो लंबी रस्म अदायगी चल रही है, कम से कम ये 30 से 40 बार ये एजेंडा कैबिनेट की बैठक में आ चुका है। अब देखना ये होगा कि कल कैबिनेट इस पर क्या फैसला लेती है और वाकई क्या एनटीटी की भर्ती होगी, या इस पूरे मामले को बार बार में कैबिनेट में लाए जाने की कसरत चलती रहेगी। नंबर 6, मेडिकल कॉलेजों के ट्रामा सेंटर में डेडिकेटेड स्टाफ की भर्ती की जाएगी, जिसमें टांडा है, आईजीएमसी शिमला है, चंबा है। इसमें स्टाफ की भर्ती का मामला आएगा। 200 स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में भर्ती करने का प्रपोजल लाया जाएगा। जल शक्ति विभाग में 116 कनिष्ठ अभियंताओं की भर्ती का मामला आएगा। इसके अलावा तमाम अन्य विभागों में भर्तियों के एजेंडे भी इस कैबिनेट की बैठक में लाए जाएंगे अप्रूवल के लिए। जीआईटी समेत लटके परीक्षा परिणामों पर, लटके रिजल्टों पर, क्योंकि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें यहां पर तैयार कर ली हैं। अब कल कैबिनेट को अप्राइज करवाया जाएगा कि किस प्रकार से लटके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। अगली खबर का रुख करें तो हिमाचल प्रदेश में शिक्षक अवार्ड रूल्स में बदलाव होगा, क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था, ये प्रावधान है कि हिमाचल प्रदेश के टीचर्स खुद इसके लिए आवेदन करते हैं, इस आधार पर इसकी छंटनी होती थी। लेकिन राज्य सरकार ने अब तय किया है कि टीचर्स खुद आवेदन नहीं करेंगे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी डायरेक्टर या स्कूल प्रबंधन अवार्ड के लिए बेहतर टीचर्स का चयन करेगा, उनके नाम रिकमेंड करेंगे, उनके नामों की संतुति करेंगे, सिफारिश करेंगे। पहले अध्यापक खुद आवेदन करते थे और इन आवेदनों के आधार पर यह प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगले साल से इस नए नियम को हिमाचल प्रदेश में लागू किया जाएगा। पंजाब भी इसी तरह के एजुकेशन अवार्ड टीचर्स को दे रही है, और इस रूल्स को, पंजाब के रूल्स को शिक्षा विभाग ने अडॉप्ट किया है, इस पर काम किया जा रहा है। नए रूल्स के अनुसार परफॉर्मेंस पर खुद शिक्षकों का चयन होगा। अपने लिए खुद अवार्ड के लिए आवेदन करने पर रोक रहेगी। फिलहाल इस साल पुरानी व्यवस्था से शिक्षकों को अवार्ड मिलेंगे, लेकिन अगले साल ये मामला बदल जाएगा। लेकिन इस साल संबंधित शिक्षक 10 जुलाई तक प्रेरणा पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। शिक्षकों की क्लास में उपस्थित छात्रों की संख्या सहित अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर उन्हें जिला व राज्य चयन समिति की ओर से अंक दिए जाएंगे। बेहतर अंक मिलने वाले शिक्षकों को अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अगले साल ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी और आवेदन की प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में 0% रिजल्ट देने वाले शिक्षकों पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। दूसरे साल भी खराब परफॉर्मेंस देने वाले अध्यापकों के विरुद्ध इंक्रीमेंट की कार्रवाई हो सकती है, इंक्रीमेंट पर रोक की कार्रवाई हो सकती है, यानी दुर्गम स्थानों में भेजने का फैसला हो सकता है। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह प्रपोजल दिया गया, जिन स्कूलों में पिछले साल 0 रिजल्ट था, वार्निंग दी गई, इस साल भी दूसरी बार 0 रिजल्ट है, उन अध्यापकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ये सरकार को पूरा प्रस्ताव भेज दिया गया। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 10% स्कूलों में 0% रिजल्ट दर्ज किया गया है। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में कई स्कूल ढह गए हैं, पूरी तरह से धराशायी हुए हैं। फिलहाल 30 स्कूलों की ही अभी रिपोर्ट तैयार हुई है जिनका रिजल्ट 0% रहा है। अभी 0% रिजल्ट देने वाले और स्कूलों की रिपोर्ट तैयार होगी, जिसमें टीजीटी सीएंडबी स्कूल प्रवक्ता पर बड़े स्तर पर सरकार गाज गिरा सकती है। इस आधार पर सबसे पहले अध्यापकों को चेतावनी पत्र, वार्निंग लेटर इशू किया जाएगा और इसमें कहा जाएगा क्यों ना उनकी इंक्रीमेंट रोक दी जाए, क्यों ना
उन्हें प्रदेश के दुर्गम स्कूलों में भेज दिया जाए ताकि कम से कम निंद्रा से जाग जाएं, बच्चों को पढ़ाने की आदत डाल लें। नदौन में पैरापिट के टकराने के बाद एक कार में आग लग गई। हमीरपुर जिला के तहत नदौन में यह बड़ा हादसा पेश आया। यहां पर ब्यास पुल की दूसरी ओर मंझीन चौक के नज़दीक देर रात कार सड़क के किनारे बने पैरापिट से बुरी तरह टकरा गई। इसके बाद गाड़ी में जबरदस्त तरीके से आग लग गई। गाड़ी में कुल 3 लोग सवार थे। गनीमत ये रही कि कार सवार तीनों ही लोग आग लगते ही कार के शीशा तोड़कर बाहर निकल आए। इस हादसे के बाद निकट के होटल के कर्मचारी आवाज सुनकर बाहर आए। उन्होंने पुलिस और फायर ब्रिगेड को फोन करके इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, परंतु तब तक कार जलकर पूरी तरह राख हो चुकी थी। क्रेन की मदद से कार को सड़क के किनारे धकेल दिया गया। गाड़ी में सवार तीनों ही लोगों को हल्की चोटें जरूर आई हैं क्योंकि आग में झुलस गए थे, शीशे तोड़ते हुए चोटिल हुए हैं। उनका उपचार नदौन अस्पताल में चल रहा है। चंबा में भी बीती शाम में एक कार का हादसा हुआ। इस हादसे में पंजाब के गुरदासपुरा के एक पर्यटक की दुखद मृत्यु की सूचना है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक पंजाब पुलिस में सेवारत था। वे अपने परिवार के साथ घूमने के लिए डलहौजी आया हुआ था और डलहौजी खजियार सड़क रोड पर यह हादसा पेश हुआ। कार में रमन कुमार के अलावा उसकी पत्नी, उनके 2 बच्चे, ससुर और एक रिश्तेदार का बच्चा भी शामिल था। सभी 6 सदस्यीय कार में डलहौजी के मशहूर पर्यटन स्थल खजियार जा रहे थे। इस दौरान खजियार से करीब 0.25 किलोमीटर पहले इनकी कार लंबे ट्रैफिक जाम में फंस गई। इसके बाद पंजाब से आए 5 पर्यटक गाड़ी से उतर गए और पैदल ही खजियार की ओर निकल पड़े। रमन कुमार वाहन में गाड़ी में सवार था। इस दौरान उनकी कार बेकाबू हो गई और खाई में नीचे जा गिरी। इसमें रमन कुमार की दुखद मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में आज एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। पश्चिम बंगाल के इस ट्रेन हादसे को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत इस पूरे मामले पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के साथ उन्होंने संवेदनाएं प्रकट करते हुए शोक की घड़ी में पूरे देश के लिए उनके साथ खड़े होने की विनती की है। अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे तेज गति से आ रही एक मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ट्रेन के पीछे की 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में अब तक 15 यात्रियों की दुखद मृत्यु और 60 यात्री चोटिल हो चुके हैं। इस हादसे में मालगाड़ी ट्रेन के लोको पायलट की भी मौत हो गई है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक हादसे में 2 पैसेंजर बोगी और 1 पार्सल बोगी क्षतिग्रस्त हुई है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में कई लोग हताहत हो सकते हैं। घटनास्थल के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक अमेरिकी नागरिक का शव बरामद किया गया। राज्य के ट्राइबल जिला लाहौल स्पीति में 4 दिन से लापता अमेरिकी नागरिक के शव को आईटीबीपी के जवानों ने ट्रेस किया। लापता अमेरिकी पैराग्लाइडर के शव को आज काजा लाने का प्रयास कर रहे हैं। सुबह से ही आईटीबीपी, लोकल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर सबको निकालने के प्रयास में जुटी हुई हैं, मगर दोपहर बाद 3 बजे तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। 31 साल के अमेरिकी पैराग्लाइडर ट्रैवलर बास स्ट्रालर हिल का सब ताशीगंग के बीच एक खड्ड में देखा गया। ट्रैवलर बीते गुरुवार को स्पीति घाटी की अपनी यात्रा के दौरान लापता हो गया था। इसके बाद लापता ट्रैवलर को खोजने के लिए एक टीम का गठन किया गया। इस टीम ने काजा के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, मगर शनिवार तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। हालांकि ताशीगंग के पास एक सुनसान इलाके में ट्रैवलर द्वारा किराए पर ली गई मोटरसाइकिल जरूर मिली, लेकिन ट्रैवलर की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद सेना की डोगरा रेजिमेंट की सहायता से एक ड्रोन से खोजने का प्रयास किया गया। इस दौरान ताशीजंग के बीच एक गहरी खाई में फंसे एक पैराशूट की पहचान की गई। शव को निकालने के बाद उसका पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। इसके बाद विदेशी मूल पैराग्लाइडर का शव अमेरिकी एम्बेसी को सौंप दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो तपती लू के बीच, हीट वेव के बीच राज्य के 5 जिलों की इस समय
काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा ज़बरदस्त तरीके से मौसम का तांडव है और जिस प्रकार की प्रचंड गर्मी हो चुकी है, लोग काफ़ी परेशान हैं। मैदानों में रात को भी गर्म हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों पर कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 5 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सिरमौर के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन कल से यानी कि 19 से 23 जून के बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जरूर है। 19 को प्रदेश में प्री मानसून का प्रवेश का जरूर एक सुखद भर समाचार मिला है। गर्मी व सूखे से इसको राहत मिलेगी, लेकिन कल जिस प्रकार से फोरकास्ट जारी किया गया, ये कहा गया कि ऊपरी इलाकों में ऊंची चोटियों में हल्की बर्फबारी के साथ बारिश हो सकती है। अगर ये वाकई कल मौसम का पूर्वानुमान सटीक बैठता तो जरूर इस लू से, तपिश से और गर्मी से राहत मिलेगी। बहरहाल, प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, पढ़ते और देखते रहें हिमाचल दस्तक।